तो हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ लेटर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशन का लेटर राइटिंग में भी ये सेकंड सेशन है। तो आप अगर लेटर राइटिंग का फर्स्ट सेशन देखोगे तो उसमें आपको थोड़े बहुत लेटर्स मिलेंगे और हम बाकी के जो लेटर्स हैं वो अभी देखते हैं। तो पहले हमारा जो लेटर है वो है लेटर रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी मैं एक एडिशनल ऑप्शन दे रही हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में भी एक ऑप्शन है, तो आपको उसमें से जो ईजियर लग रहा है वो आप कीजिए। अगर आपको ये भी इजी नहीं लग रहा तो आप ये सोचो कि आप जिस एरिया में रह रहे हो वहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है, उसके लिए उसको आप रेफ़र करके उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस मांग सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि वी आर मैन्युफैक्चरर। बेसिकली आपको स्टार्टिंग में अपना इंट्रोडक्शन देना है, आपको अपना क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश करना है कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ, ये एरिया में लोकेटेड है और हम ऑलरेडी इंडिया में फैला चुके हैं अपना पूरा बिजनेस। अभी हमको वी आर रिसीविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनीज आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तभी आप बाहर क्यों जाना चाहते हो? क्योंकि बाहर से लोग इंक्वायरी कर रहे हैं आपके लिए। Thus, we wish to sell our products in international market and so we would like to apply for export license. तो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए क्या क्या साथ में सबमिट करना है, आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, आपका जो यूनिट है, आपके जो बिज़नेस है, आपका प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, वो हमने यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं गए हैं, उसका सिर्फ हम जनरली लिख रहे कि उसका प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मैं साथ में अटैच कर रहा हूँ, उसका प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और फैक्ट्री एड्रेस वो सब का प्रूफ अटैच कर रहा हूँ, बैंक से एक सर्टिफिकेट अटैच कर रहा हूँ। बिकॉज आप एक्सपोर्ट के लिए जा रहे हो, जब इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हो तो आपके पास थोड़ा फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए। जैसे आपको ध्यान होगा, वीज़ा जब हम लगाते हैं, यूएस से जाने के लिए वीज़ा लगाते हैं, तो आपने सुना होगा ना कि यूएस से यूरोप सिर्फ घूमने जाने के लिए भी आपके अकाउंट में लाखों रुपए होने चाहिए। वो आप वीज़ा वाले को दिखाओगे कि मेरे पास ऑलरेडी मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास लाखों रुपए पड़े हैं, तो ही आपको बाहर जाने का वो वीज़ा देगा। तो वैसे ही है इसमें, एक्सपोर्ट में भी आप उसको बताओ कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक पाओगे, उतना आपके पास करोड़ों रुपए होना चाहिए, तभी जाके वो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस देगा। थोड़े हज़ार रुपए लेके एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आपका मतलब पहला कंसाइनमेंट भी जा नहीं पाएगा, तो वो बिना वजह क्यों प्रोसेस करे। तो इसलिए आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ बैंक चाहिए, थोड़े एनवलप्स आपको देने हैं, प्रीपेड और स्टैम्प्ड एनवलप्स है, और अदर डॉक्यूमेंट्स वो जनरली हमने लिख दिया है कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो भी मैंने इस लेटर के साथ अटैच किया है। एंड काइंडली अरेंज टू इशू अस एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रॉम्प्टली। तो आपका जो पैराग्राफ का फर्स्ट पैरा होगा वो हमेशा आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, और जो लास्ट पैरा है उसमें आप हमेशा रिक्वेस्ट कीजिए कि प्रॉम्प्ट एक्शन करिए प्लीज़। और सभी लेटर्स में ऐसे ही रहेगा, भले आप कंप्लेन कर रहे हो, आप किसी चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप अप्रिसिएशन दिखा रहे हो, तो भी फर्स्ट पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होगा और लास्ट में आपको प्रॉम्प्ट एक्शन या प्रॉम्प्ट रिप्लाई के लिए लिखना है। नेक्स्ट है आपका लेटर अप्रिशिएटिंग परफॉर्मेंस रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो इसमें मैं आपको ये सब जो चीज़ें हैं, इसमें ये जो चैप्टर है इसमें बहुत अलग अलग टाइप के लेटर्स है, तो इसमें मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें उसमें लिखी हुई है। लेकिन आई रियली सजेस्ट कि आप वीडियो पॉज करो, हर एक लेटर के बाद जो स्क्रीन पे आपको लेटर आ रहा है उसको पॉज करो और उसको आराम से बैठ के रीड करो या फिर कहीं पे लिख दीजिए। तो फिर इसमें हम लिख रहे हैं पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में। तो पहले हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हम ये एरिया में अंकुर सोसाइटी करके एक जगह है, एक सोसाइटी अंकुर सोसाइटी जो कि इसनपुर अहमदाबाद में है, वहाँ के रेसिडेंट्स है। यहाँ पे फिर आप बताइए कि कितने लोग हैं, 25 फैमिली है और 15-20 साल से ये सोसाइटी यहाँ पे है। और हमको पिछले कितने टाइम से आपको प्रॉब्लम हो रही है? पिछले 6 साल से आपको लिटरिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब जो कचरा यहाँ वहाँ फैला देते हैं उसका प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप अपने दिमाग में ही एक स्टोरी बना सकते हैं। भाई आपने कभी एरिया देखी होगी ना जहाँ पे बहुत कचरा फैला हुआ है, तो वहाँ क्या क्या चीज़ें होती है। तो पहले तो हम लिख रहे हैं कि लास्ट ईयर हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से ओरली कंप्लेन किया था लेकिन आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आप जब ऐसा गंदा एरिया देखते हो तो यूजुअली आप क्या देखते हो? एक डस्टबिन होगा, बड़ा जो गार्बेज बिन होता है वो होगा, उसमें से कचरा पूरा बाहर निकल रहा होगा, ओवरफ्लो हो रहा होगा वेस्ट से। उसके बाद वो कचरा खाने के लिए वहाँ पे कुत्ते आते हैं, काउज़ आते हैं, जो स्ट्रे एनिमल्स है, डॉग्स और काउज़,
वो सब आ रहे हैं, वहाँ वो कचरे में मच्छर बढ़ेगा, मच्छर बढ़ने के वजह से डेंगू मलेरिया ये सारी बीमारियाँ होगी। तो ये अपने दिमाग में पहले कचरा बिठा दिया हमने। ये सारा प्रॉब्लम आपको लास्ट 2 साल से हो रहा था। अभी ये क्या लेटर है, ये अप्रिशिएट कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप अपना पहले प्रॉब्लम बता रहे हो। अगर आपको बोले कि साफ़ करने के लिए कोई लेटर लिखो कि मेंटेन नहीं हो रहा, तो आप ये सब प्रॉब्लम बताइए और फिर बताइए कि लेकिन आप टाइम से क्लिनलीनेस नहीं कर रहे हो, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत बीमारी फैल रही है। यहाँ पे बिकॉज मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ कि हमने पिछले 6 महीने से ऑब्ज़र्व किया है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल वर्क कर रहे हैं। हमारा जो गार्बेज बिन है वो डेली क्लियर होता है, क्लियरिंग किया जाता है, मतलब उसमें से कचरा हटाया जाता है। रोड है वो एवरी वीक क्लीन होता है। और फिर जो स्ट्रे एनिमल्स है उसको भी एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट वालों ने उसका भी कंट्रोल किया है, उनको पकड़ के लेके गए हैं। तो ये सब जो एफ़र्ट्स है उसके वजह से हमारा जो एरिया है वो अभी काफ़ी साफ़ हो गया है। एंड वी थैंक यू कि आपने हेल्थ डिपार्टमेंट ने इतना पर्सनली इंटरेस्ट लेके हमारे एरिया में हाइजीन मेंटेन करने के लिए एफ़र्ट्स लिए हैं। फर्दर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द, फिर लास्ट में मैंने लिखा है फर्दर द एम्प्लॉयज़ ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट हैव रिसेंटली विजिटेड अ प्रेमाइसेस फॉर फ्यूमिगेशन एंड स्प्रेड मेडिसिन एंड स्टैगनेंट वाटर। अभी इसमें क्या है, मैंने एक दूसरा भी लेटर लिखा हुआ है जिसमें ये सारी प्रॉब्लम्स है और प्लस फिर मैं ये बता रही हूँ कि भाई ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से डेंगू मलेरिया फैल रहा है। तो अभी उसी चीज़ को फिर मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा लिख रही हूँ। आपको जो भी चीज़ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, वो सब चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। और इसमें हमने लास्ट में लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी वी हार्टिली थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स एंड एक्शन। नेक्स्ट है इरेगुलरिटी इन क्लीनिंग ऑफ पब्लिक रोड। हाँ, तो ये जो ऊपर वाला अप्रिशिएशन वाला था ना, उसी को मैंने फिर नीचे लिया हुआ है। एक्चुअली मैंने ये लेटर पहले लिखा था, तो इसमें मैंने वो सारी चीज़ें लिखी है। पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि मैं एक थर्ड पार्टी हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और हमारे एरिया में बहुत गंदगी फैली हुई है, तो मैं अपने तरफ से एक लिख रही हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर प्रीवियस में हमने जैसे लिखा था कि मैं अंकुर सोसाइटी की एक मेंबर हूँ और हम अंकुर सोसाइटी के तरफ से लिख रहे हैं। जैसे भी हो, आप एक कॉमन जो अपना इंट्रोडक्शन है वो कॉमन रखिएगा। मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन चेंज किया है, पर आप कोई एक इंट्रोडक्शन रखिए जो आपको याद करने में ईजी रहे। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ और हम इसनपुर एरिया में काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और हमने नोटिस किया है कि इसके रोड्स बहुत ही ख़राब कंडीशन में हैं। सो वी आर राइटिंग दिस लेटर कंसिडरिंग द प्लाइट ऑफ द रोड्स ऑफ इसनपुर एरिया। दस वी आर टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू राइट ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ इसनपुर अहमदाबाद। मतलब ये आप ये बोल रहे हो कि ये मेरे अकेले का कंप्लेंट नहीं है, ये एरिया में जितने भी लोग हैं सबका कंप्लेंट है, इसलिए आप उनके बिहाफ पे भी ये लेटर लिख रहे हो। सो आप बता रहे हो कि कितने लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है। आप जब भी कोई इरेगुलरिटी के बारे में बताओ तो उसको आप बताइए कि मतलब कितना सीरियस मैटर है। आप जितना सीरियस मैटर उसको बता पाओगे उतना अच्छा है। तो सीरियस मैटर में क्या रहता है कि भाई बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं कि 300 फैमिलीज़ इम्पैक्ट हो रहा है। इसके पहले वाले जो लेटर था उसमें हमने लिखा था ना कि अंकुर सोसाइटी में 25 फैमिलीज़ है। तो आप जब ये फिगर्स देते हो कि 25 फैमिली है, 300 फैमिली है, 300 लोग है। नेक्स्ट हम बस सर्विस के बारे में भी एक लेटर देखेंगे, तो कि भाई इतने लोग हैं यहाँ पे जो वो बस सर्विस यूज़ कर रहे हैं, पूरे एरिया के लोग ये सर्विस यूज़ कर रहे हैं, और फिर भी तो वो जब इतने लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और उसमें अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो ज़्यादा सीरियस मैटर हो जाता है। तो वो आप नंबर ऑफ़ पीपल बताइए, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ बताइए, साथ में ये भी बताइए कि कितने सालों से, कितने महीनों से प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे कुछ फिगर्स बताइए तो उसमें अच्छा रहता है। फिर हम लिख रहे हैं कि सिंस लास्ट 1 ईयर वी हैव बीन ऑब्जर्विंग प्रॉब्लम्स इन मेंटेनिंग क्लिनलीनेस ऑफ द एरिया। तो इसमें मैं लिख रही हूँ कि पहले रोड वाइडनिंग का काम था, उसके बाद से आप क्लीनिंग रेगुलरली नहीं कर रहे हो। वो पहले कर रहे थे पर काम के बाद नहीं कर रहे हो। आप वो चीज़ स्किप कर सकते हो, रोड वाइडनिंग वर्क के बाद का प्रॉब्लम है। आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि सिंस लास्ट 1 ईयर वी हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट द रोड क्लीनिंग वर्क इज़ नॉट बीइंग डन रेगुलरली।
मतलब जो भी आपको याद रखने के लिए अच्छा हो, या फिर जो भी आप दिमाग में अच्छा स्टोरी बना सकते हो उस हिसाब से रखिए। तो यहाँ पे ये आपका जो रोड है वहाँ पे गार्बेज बिन्स भी सारे निकाल दिए रोड वाइडनिंग के बाद। अभी सिर्फ एक ही कचरे का डब्बा है, और वो बिकॉज़ एक ही डब्बा है तो वो ओवरफ्लो करता है। और फिर अभी जो 3 महीना है, 1 साल से तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी पिछले जो 3 महीने हैं उसमें तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और क्लीनिंग करने के लिए रेगुलरली जो गाड़ी है वो आती ही नहीं है। इसके वजह से क्या हुआ, बिकॉज़ क्लीनिंग नहीं हो रही है, तो क्लीनिंग नहीं होने के वजह से बहुत ज़्यादा लिटरिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा फिल्थ हो रहा है। फिल्थ मतलब गंदगी हो रही है। उसके वजह से, गंदगी की वजह से जो स्ट्रे एनिमल्स है, डॉग्स और काउस, वो भी आ गए हैं। अभी जब भी स्ट्रे एनिमल्स होता है तो क्या होता है कि भाई डॉग बाइट हो गया, या फिर गाय रास्ते पे आ गई तो रोड एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पे आप अपने सिचुएशन को दिखाने के लिए हेल्थ सिचुएशन भी लेके आ गए, मेडिकल इशू भी लेके आ गए, रोड एक्सीडेंट भी लेके आ गए। मैंने बता दिया कि आपका बहुत सीरियस इशू है। सो फाइनली वी रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक स्टेप्स फॉर रेगुलर क्लीनिंग ऑफ रोड एंड हैंडलिंग द स्ट्रे एनिमल्स न्यूसेंस। ये भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लिखी है, आपके क्वेश्चन में नहीं था स्ट्रे एनिमल्स न्यूसेंस, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, तो आप देख सकते हो, आपको लिखना है तो ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिक्वेस्ट टू क्लीन सेसपुल। तो सेसपुल वापस आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि मैं ये सोसाइटी में रहता हूँ और यहाँ पे इतने फैमिलीज़ हैं, तो मतलब इतने फैमिलीज़ को ये प्रॉब्लम से इम्पैक्ट हो रहा है। तो अभी जो सेसपुल मतलब क्या होता है, एक तरीके का गटर का प्रणाली है। मतलब अपना जो घर का वेस्ट होता है, जो बाथरूम का जो वेस्ट पानी होता है, हमारा सीवेज जो होता है, तो पुराने ज़माने में ये होता था एक खड्डे में वो सब कलेक्ट होता था, और फिर वहाँ से बहुत ही एक कुछ खास फ़िल्टर नहीं होता था, वो पानी में मतलब ज़मीन में मिक्स हो जाता था, तो उसको कहते हैं सेसपुल। अभी तो क्या है कि प्रॉपर पाइप है, प्रॉपर डिस्पोजल होता है, पर ये सेसपुल बहुत ही पहले का मेथड है। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि भाई हमारी सोसाइटी जो है बहुत पुरानी है, तो उस टाइम पे वेस्ट डिस्पोजल के लिए सेसपुल बनाया गया था, लेकिन अभी बहुत ही टाइम से सेसपुल क्लीन नहीं किया गया है। सेसपुल क्लीन करना म्यूनसिपाल्टी का काम होता है, तो सेसपुल क्लीन नहीं किया गया है, तो इसकी वजह से हमको हाइजीन इश्यू हो रही है, बदबू आ रही है। तो हमने ये पहले बताया था आपको, लेकिन आपने कोई ये रिजोल्यूशन किया नहीं है, आपने कोई क्लीनिंग करवाई नहीं है, तो आप प्लीज़ क्लीनिंग करवाइए। और लास्ट में एक चीज़ एक्स्ट्रा डाली है कि अगर इफ़ एक्शन इज़ नॉट टेकन अर्जेंटली, आवर सोसाइटी मेंबर्स विल बी फोर्स्ड टू कंडक्ट अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नगर पालिका। ये जो प्रोटेस्ट वाली चीज़ थी, ये आपका जो टेक्स्ट बुक में जो लेटर था उसमें लिखा हुआ था, तो मुझे सही लगा, पर आप ये दूसरे लेटर्स में भी ये प्रोटेस्ट वाली चीज़ ऐड कर सकते हो, पर उसमें आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सीरियसली दिखानी पड़ेगी। इसमें हमने वो सारी चीज़ें लिखी है ना कि भाई आपके घर में बदबू और सब भी आ रही है, और हाइजीन इशू हो रहा है, कोई बीमार भी हो जाएगा, एपिडेमिक भी हो जाएगा, तो उस तरीके से हमने सीरियसनेस बताया है, तब जाके फिर हम प्रोटेस्ट की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है लेटर रिलेटेड टू अलॉटमेंट ऑफ लैंड फॉर वेलफेयर पर्पस। मतलब कोई भी अच्छे काम के लिए आपको गवर्नमेंट के पास से लैंड चाहिए। गवर्नमेंट के पास आपने जैसे देखा होगा कि बहुत सारे जगह पे ओपन एरियाज़ होते हैं, ऐसे प्लॉट होता है और बड़ा प्लॉट होता है, तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि रेजिडेंशियल एरिया के बीच में भी गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, वो जो ऐसे ओपन पड़ी होती है। तो जो प्राइवेट हम जैसे इंडिविजुअल्स है, कंपनीज़ है, तो वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप ये लैंड हमको अलॉट कर दीजिए, लीज़ पे दे दीजिए, बेच दीजिए। यूजुअली बेचते नहीं है, लीज़ पे देते हैं, तो हाँ, ताकि हम वहाँ पे अपना कुछ सेटअप कर सकें। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोला है वेलफेयर पर्पज़ के लिए है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है, मतलब बिज़नेस पर्पस नहीं है, प्रॉफिट पर्पस नहीं है, ये आपकी जो इंस्टीट्यूट है वो कोई अच्छा काम कर रही है, आपके एरिया के लोगों के भले का काम कर रही है। तो इसमें आप दो चीज़ें लिख सकते हो, वेलफेयर पर्पस के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट होती है। पहली चीज़ तो या तो आपको बोलो कि मैं कोई एनजीओ हूँ और मैं यहाँ पे कोई मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, या फिर स्पेशल नीड्स बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, या फिर ऐसे कोई प्रोग्राम्स करवा रहे हैं। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि मैं एक स्कूल हूँ, तो हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं, तो ये वेलफेयर, इसके वजह से आसपास के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, ये वेलफेयर पर्पस है,
तो अभी मुझे अपना स्कूल एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए आप मुझे बाजू में जो खाली ज़मीन पड़ी है वो मुझे आप लीज़ पे दे दीजिए। तो यहाँ पे हम एक हाई स्कूल की तरफ से लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल है ये एरिया में। लास्ट 10 साल से हमारी स्कूल बहुत ही छोटी है। इट हैज़ लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंड क्लासेस। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो लोकल स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे फ़ीस भी बहुत कम ले रहे हैं। ये क्यों मेंशन किया है? बिकॉज हमारे क्वेश्चन में था वेलफेयर पर्पस। तो हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो स्कूल है, जैसे आप देखते हो अभी बहुत सारे स्कूल में 1-1 लाख का भी फ़ीस होता है, 2-2 लाख के भी फ़ीस होते हैं। तो ये बोल रहा है कि मेरे ऐसे प्रॉफिट मेकिंग वाला स्कूल नहीं है, मैं बहुत ही नॉमिनल गवर्नमेंट रेट पे फ़ीस लेता हूँ। मतलब नॉमिनल, मतलब सारे जो गरीब बच्चे हैं वो भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। ये वेलफेयर पर्पस है। तो नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ कि जो NEP 2020 है उसमें ये फोकस किया है कि बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल के बच्चे होते हैं, तब से आप पढ़ाई करवाना शुरू कर लो। तो NEP का विज़न रख के हम लोग नर्सरी क्लासेस और KG, LKG, UKG स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा जगह चाहिए। तो हमने इंक्वायरी किया, तो हमारे बाजू में जो वेकेंट लैंड था, हमें पता चला कि वो वेकेंट लैंड गवर्नमेंट का है। तो आप प्लीज़ हमें वो प्रोवाइड कर दीजिए। और लास्ट में हम लिख रहे हैं काइंडली नोट दैट दिस वुड बी ग्रेटली बेनिफिशियल टू द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया। क्योंकि अगर LKG नर्सरी शुरू होगा तो वहाँ के एरिया के ही छोटे बच्चे आएंगे ना वहाँ पे। वो छोटे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा या फिर महंगे स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, वो हमारे एरिया में नज़दीक में ही स्कूल में आ जाएंगे। तो ये बच्चों को बहुत ही फ़ायदा होगा। डिटेल्ड प्रपोज़ल, मतलब आप ऐसा है कि भाई आप और बहुत कुछ बोलना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या बोलूँ, तो आप ऐसा लिख सकते हो एक शॉर्टकट में कि डिटेल्ड प्रपोजल इज़ अटैच विद दिस लेटर। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू इन्फॉर्म अस अबाउट एनी प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर अलॉटमेंट। प्रॉम्प्ट एक्शन इज़ एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है कि आपके सोसाइटी के जो लोगों को है वहाँ पे जो हॉकर्स होते हैं, हॉकर्स मतलब वेजिटेबल फ्रूट सेल करने वाले हैं, रेकड़ी वाले जो है, रेकड़ी वाले आ गए हैं बेचने के लिए, और उसके वजह से वो रोड पे खड़े हो गए हैं। जो फुटपाथ वाला एरिया होता है वहाँ पे यूजुअली रेकड़ी वाले खड़े हो जाते हैं और वो पूरा जो एरिया है वो इनक्रोच हो जाता है, मतलब वहाँ पे ट्रैफिक का फिर इशू होने लगता है। तो आप उसको बता रहे हैं कि वहाँ आपकी सोसाइटी है। तो आप फर्स्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि हम ये सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे वापस वही 25 फैमिली है, लेकिन पिछले 6 साल से आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये जो रेकड़ी वाले हैं, कार्ट्स एंड हॉकर्स वाले हैं, वो हमारे सोसाइटी के बाहर खड़े रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमको ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको वापस आपने बोल तो दिया कि भाई हमको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, मैटर को और ज़्यादा सीरियस बताना है। तो उसके लिए आप पूरी चीज़ जो है वो डिस्क्राइब करोगे कि गली पतली है, वहाँ पे दूसरे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो सामान लेने आते हैं, दुकान में जो सामान लेने आते हैं वो भी रॉन्ग पार्किंग करते हैं, वो भी ट्रैफिक जैम करते हैं, उसमें प्लस ये लोग भी एनक्रोच कर रहे हैं। तो फिर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा रोड में कंजेशन हो रहा है, स्पेशली जो शाम का टाइम है, शाम का रश आवर होता है, सब लोग ऑफिस से वापस आ रहे होते हैं, वो टाइम होता है, तब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से ये एरिया के, ये पर्टिकुलर सोसाइटी के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इश्यू हो रहा है। सो फाइनली ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी वी रिक्वेस्ट यू टू रेमेडी द सिचुएशन एंड ब्रिंग अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आपको जब ऐसे सब कंप्लेन करने के बारे में कहते हैं तो ट्राई कीजिए कि आप एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन उसको मत लिखिए, आप यूजुअली एज अ सोसाइटी के बिहाफ पे लिखिए, ताकि आप बता सको कि भाई बहुत से लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा सीरियसली लो। तो यहाँ पे भी हम सोसाइटी की तरफ से लिख रहे हैं, तो सिग्नेचर भी कौन कर रहा है? सोसाइटी का सेक्रेटरी कर रहा है। नेक्स्ट है, आप DEO को लिख रहे हो कि स्कूल के बाहर पान मसाला और गुटखा नहीं बेचा जाना चाहिए। तो वापस ये मैं एज अ पेरेंट नहीं लिख रही हूँ, मैं चूज़ कर रही हूँ कि आई विल राइट इट एज अ स्कूल। आप चाहो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भाई मेरा बच्चा ये स्कूल में पढ़ता है, मैं पेरेंट हूँ, तो हम पेरेंट्स की तरफ से हम ये बोलना चाहते हैं कि स्कूल के आसपास ऐसे शॉप्स है जहाँ पे ये सब सेल हो रहा है, तो वहाँ पे सेल नहीं होना चाहिए। तो उस केस में आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन चेंज होगा कि वी आर पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, ऐसे करके आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन चेंज होगा। बाकी तो आप मैटर मोस्टली आप सेम ही रख सकते हो। सो इसमें अगेन सीरियसनेस बताने के लिए हम लिख रहे हैं कि भाई स्कूल के बाहर ये सारे शॉप्स होने से
एग्जैक्टली क्या नुकसान होता है? पहली चीज़ तो मतलब कहीं और शॉप हो सकती है लेकिन स्कूल के बाहर क्यों नहीं हो सकती? तो उसके लिए हम पहले लिख रहे हैं कि भाई बच्चे क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं, कि जो बच्चे होते हैं उसके फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। हमें अपने बच्चों को एडिक्शन से बचाना चाहिए, हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाना चाहिए। प्लस जो हमारे बच्चे होते हैं उनका दिमाग बहुत आसानी से मोल्ड हो सकता है, उनके बहुत ही टेंडर माइंड होते हैं, बहुत ही गलेबल होते हैं। तो आप जिस तरीके से उसको बात करोगे वो उस तरीके से मोल्ड हो जाएगा। तो बहुत मासूम टाइप के होते हैं। तो रिसेंटली इट हैज़ बीन ब्रॉट टू आवर अटेंशन दैट आर मल्टीपल स्टोर्स, मतलब एक ही दुकान के लिए आप नहीं बोल रहे हो, मल्टीपल स्टोर्स है इंक्लूडिंग प्रोविजन स्टोर। ये सब पान का सेपरेट दुकान नहीं है, प्रोविजन स्टोर में ये सब बेच रहा है विद इन 200 मीटर्स ऑफ आर स्कूल which are selling गुटखा एंड पान मसाला, हाईली एडिक्टिव एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक गुटखा एंड पान मसाला। और क्या है, ये दुकान में जो बच्चे हैं वो रेगुलरली जाते भी हैं, वो चिप्स खरीदने, स्नैक्स खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए, ये सब खरीदने के लिए जाते हैं। तो वो जब ये सब चीज़ें खरीदने जाएंगे तो वो सामने देखेंगे ना कि भाई पान मसाले का भी पैकेट है, तो वो दुकान वाले को बोलेंगे, दुकान वाला भी अगर उसने कुछ अच्छा बोल दिया तो फिर वो भी उस तरीके से सोचने लगेंगे कि नहीं इसको खाया जा सकता है या वॉट एवर। तो आप ये सारे फिर हम लास्ट में ये बोल रहे हैं कि भाई ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ये दुकान बंद करवाओ, ये गवर्नमेंट का डायरेक्शन है, गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि ऐसी दुकानें नहीं होनी चाहिए स्कूल के बाहर। तो आप गवर्नमेंट के सर्कुलर को कंसिडर कीजिए और ये दुकानें तुरंत से बंद करवा दीजिए। So you are kindly requested to consider the government circulars to stop such sale of gutka and pan masala near school and take prompt action to stop sale of these goods. इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, मतलब वो लास्ट जो है टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शन टू स्टॉप सेल वो रिपीट ही हो रहा है, वो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। एंड लास्टली प्रॉम्प्ट एक्शन इज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट है सिटी बस सर्विसेज नॉट रेगुलर। तो आप वापस अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि हम ये सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे 25 फैमिली है। और आप ये बताइए सिटी बस सर्विस बस कहाँ पे आएगी? बस स्टॉप पे आएगी। तो आप उसको बताइए हमारे एरिया में एक बस स्टॉप है, वो आपके सोसाइटी के एकदम बाहर है। वहाँ पे आपको आप इरेगुलर बता रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई उसका शेड्यूल टाइम क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एरिया लिख दिए, 2 एरिया लिख दिए और मैंने उसके साथ 2 टाइम बता दिए कि हमारे वहाँ पे 2 बसेस आती है, कि एक बस है जो रेलवे स्टेशन जाती है शाम को 5 बजे, दूसरी बस है जो मार्केट जाती है 10 बजे और 1 बजे, तो टोटल 3 बसेस आती है पूरे दिन में। तो लेकिन क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि बहुत सालों से बसेस तो लेट आती है 20-30 मिनट्स, लेकिन जो पिछले 1 साल से है वो 30 मिनट लेट भी नहीं आ रही है, बिल्कुल आना ही बंद कर दिया है। सो ये जो सेकेंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिए, However, since last 1 year, the buses are being cancelled on some days. The buses are cancelled at least 1 to 2 times in a week. उसके बाद आपको बताना है कि बसेस ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो आपके जो यहाँ पे आपके सोसाइटी में जो फैमिलीज़ है और प्लस जो आसपास के नियर बाई अपार्टमेंट्स और सोसाइटी के भी जो लोग हैं वो ये बस सर्विस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो लोग ऑफिस जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, या फिर इसलिए मैंने एक ये भी लिखा है कि एक बस मेन रेलवे स्टेशन जाती है शाम को 5 बजे, ताकि मैं लास्ट में ये लिख सकूँ कि लोग इसको बस ट्रेन बोर्ड करने के लिए और बसेस आउट स्टेशन बसेस बोर्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब बिकॉज बसेस रेगुलर नहीं है तो फिर जो आसपास के लोग हैं उसको अच्छी तरह यूज़ नहीं कर पा रहे। उसके बाद लास्ट में आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का होना क्यों ज़रूरी है वो बताइए। मतलब आपने पहले तो बता दिया आपकी सोसाइटी उसको यूज़ कर रही है, उसके बाद आप बताइए कि पूरे सिटी के लिए या किसी भी सिटी के लिए क्यों ज़रूरी है। सो एज़ यू नो दैट अ गुड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज़ द बैकबोन ऑफ अ हेल्दी सोसाइटी एंड फर्दर अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट इज़ अ राइट ऑफ सिटीज़न। मतलब अगर कोई बोले कि भाई ठीक है बस नहीं आई ना, तुमको ट्रेन पकड़ना है तो रिक्शा में चले जाओ, पर वो महंगा पड़ेगा ना। तो अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हर एक इंसान का राइट है। सो दस ऑन बिहाफ ऑफ, ऐसा कोई राइट आपको है नहीं, बस आप थोड़ा क्रिएटिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। दस ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी वी रिक्वेस्ट यू टू रेमेडी द सिचुएशन एंड ब्रिंग अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम अर्जेंटली। नेक्स्ट अगेन यही है कि आपके जो एरिया है उसमें ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है तो आप ट्रैफिक पुलिस को अपॉइंट कीजिए। तो इसमें मैं किसको लिख रही हूँ?
कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिख रही हूँ। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन हमने पहले जो लेटर्स देखे थे उसमें सेम है, उसमें मैंने सेम ही चीज़ लिखी है कि भाई मेरे वहाँ पे जो रोड है वो थोड़ी पतली है, वहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आने वाले कस्टमर रॉन्ग पार्किंग करते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है और हमको इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। प्लस जो रोड है वहाँ पे जो हॉकर्स है, कार्ट्स है, उन लोगों ने एंक्रोच करके भी रखा हुआ है, तो इसके वजह से रोड में काफ़ी सारा कंजेशन होता है। ऊपर हमने जो कंप्लेंट अगेंस्ट एंक्रोचमेंट बाय हॉकर्स एंड कार्ट का देखा था ना, वैसा ही सिमिलर कंटेंट रखा हुआ है। बस इसमें लास्ट में हमने क्या किया कि आप हॉकर्स को हटा दो, वो लिखने के बदले हमने ये लिखा है कि आप एडिशनल ट्रैफिक पुलिस को नियुक्त कीजिए यहाँ पे, ताकि वो ये सारी चीज़ें हैंडल कर ले। So on behalf of all members of our society, we request you to depute a additional traffic police in our area to cater to issue pertaining to encroachment of space by hawker, wrong parking and resultant traffic problems. We hope that you will bring a solution to this problem promptly. तो लेटर सेम ही है, ऊपर के फर्स्ट 2 पैराग्राफ सिमिलर ही है, मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, बाकी मैटर सेम ही है, सिर्फ लास्ट जो आपका कंक्लूजन है वो चेंज हो गया। उसके अलावा जो हमने किसको पत्र लिखा है, जो इसके पहले वाला जो पत्र था जहाँ पे मैं हॉकर्स को हटाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी, वो मैंने चीफ टाउन प्लानर को लिखा हुआ था, और यहाँ पे बिकॉज मैं ट्रैफिक पुलिस को नियुक्त करने का रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक डिपार्टमेंट उनको लिखा हुआ है। आप किसको पत्र लिख रहे हो वो चेंज हो गया और आपका कंक्लूजन चेंज हो गया। नेक्स्ट है, आप चाहते हो आपका स्कूल है उसमें आपको एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम करवाना चाहते हो, तो इसमें ये नहीं लिखा है कि हाँ सॉरी, ये लिखा हुआ है कि लास्ट में जो क्वेश्चन है उसमें लास्ट में लिखा है इन योर स्कूल। तो आप एक स्कूल हो, आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, आप किसको लिख रहे हो, आप युवा विकास को लिख रहे हो, तो आप कोई भी उनका डिजिग्नेशन बना दीजिए। मैंने बना दिया प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर, या फिर आप उसको डायरेक्टर लिख सकते हो, या फिर मैनेजर नहीं होता है क्योंकि ये एक युवा विकास जैसा NGO जैसा है, तो उसमें मैनेजर नहीं रहेगा, कोई डायरेक्टर रखिए या फिर कोऑर्डिनेटर रखिए। और फिर उसमें लिखा है कि वो द्वारका बेस्ड है तो आपको उसका एड्रेस द्वारका का रखना है। और फिर आप बताइए कि भाई हम स्कूल है, हम पिछले 10 साल से है, हमारे पास अलग अलग सभी टाइप के बच्चे हैं, मतलब गरीब बच्चे भी हमारे पास आते हैं। फिर करियर गाइडेंस क्यों ज़रूरी है वो हम पहले बता रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो लोग 10th और 12th के बाद कहाँ कहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो ताकि वो अपना फ्यूचर प्लान कर सके। तो 10th में आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रीम चूज़ करना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स। 11th 12th में क्या करना है, आपको ग्रेजुएशन का कोर्स चूज़ करना है, आपको कॉलेजेस चूज़ करने हैं। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, हमने सेकेंड पैराग्राफ में लिखा। लास्ट में हम उनको लिख रहे हैं कि हमने आपके बारे में बहुत अप्रिसिएशन सुना हुआ है, आपका काम के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी हुई है। सो हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ पे एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम कीजिए। सो थर्ड पैराग्राफ में हमने लिखा है, वी हैव हर्ड अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन अबाउट योर वर्क एंड करियर गाइडेंस डन एट अदर स्कूल्स. We would be happy if you hold a career guidance program for our students of 11th and 12th commerce and 10th standard. Kindly inform us about a convenient date and time and about other requirements of your organization. Awaiting a prompt reply. तो आई थिंक इसके साथ हमने सारे ही लेटर्स कर लिए हैं। और आपके पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। आप अपना टेक्स्ट बुक के भी आपके पास सैम्पल लेटर्स है, यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन दिया है। तो या ट्राई टू कीप इट सिंपल, और एक इंट्रोडक्शन पढ़ के जाइए, और वो इंट्रोडक्शन ही ट्राई कीजिए कि उसको इंट्रोडक्शन को सेम रखें, वहाँ पे जाके ज़्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना करें। एंड बेस्ट ऑफ लक।